हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 10th के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से जाकर ये वाले वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि हम इसमें केस स्टडीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जिसकी आपकी जो चैप्टर की रिवीजन है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द केस स्टडी नंबर 1। वरुण हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिज़ाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ठीक है, तो वरुण को एक टास्क मिला है जिसमें उसने लोगो बनाना है टी शर्ट्स के ऊपर। तो लोगो जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट ज्योमेट्री में है, डिफरेंट कलर्स में है अकॉर्डिंग टू द थीम। ठीक है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर ओ है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि सर्कल, ये सर्कल का सेंटर ओ है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है ए बी सी, सच दैट इट टचेज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए एट पॉइंट डी ई एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल को इन 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ए बी बी सी एंड सी ए साइड जो है वो 12, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपको AD और BE की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम जो है वो यहाँ पर दोबारा से बनाया है। सो ABC ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये हमारे DEF जो है वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल को टच कर रहा है। ठीक है, और इनकी जो लेंथ हमें गिवन है वो ये गिवन है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड AB की जो लेंथ है दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, AD की लेंथ और BE की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो AD हमारा ये रहा और BE हमारा ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम AD को हम x मान लेते हैं। सो लेट AD जो है वो x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो AD को मान लिया x सेंटीमीटर। तो DB कितना हो जाएगा, DB जो है दैट विल बी 12 माइनस x, है ना, 12 माइनस x, ये हो गया DB। अब आप देख सकते हैं कि B जो है दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है और सेंटर O है, और B जो है दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जो BE की लेंथ है वही BD की लेंथ होगी। ठीक है, क्योंकि हम रीजन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, है ना। सो दैट मीन्स ये जो BE है दैट विल बी ऑल्सो बी 12 माइनस x। ठीक है, सो BE की जो लेंथ है दैट विल बी 12 माइनस x सेंटीमीटर। ओके जी, राइट। अब यहाँ पर ये जो BC है वो पूरा कितना है, 8 है। तो CE कितना हो जाएगा, आपका जो CE है दैट विल बी 8 माइनस 12 माइनस x। इसको इस तरह से लिखेंगे, क्यों इस तरह से, क्योंकि 2 टर्म्स है तो यूज ब्रैकेट्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा -4 प्लस x, या फिर इसको सीधा करके लिखो तो x माइनस 4। तो CE की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी x माइनस 4। ठीक है, तो ये मैंने x माइनस 4 निकाल ली। ठीक है, अब CB एक्सटर्नल पॉइंट है तो CE और CF भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं रीज़न यहाँ पर दोबारा से नहीं लिखूंगी। ठीक है, सेम रीज़न है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो CE और CF जो है वो भी क्या हो गए, x माइनस 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, x माइनस 4 सेंटीमीटर हो गया ये वाला भी, राइट। अब जो CA है, AC है, वो पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये AF कितना हो जाएगा, ये AF हो जाएगा, ये AF हो जाएगा 10 माइनस x माइनस 4। ठीक है, यही हो जाएगा 10 माइनस x माइनस 4, राइट। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस x प्लस 4 दैट इज 14 माइनस x, राइट। तो ये हो गया हमारा 14 माइनस x। ठीक है, अब AB जो है दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट।
ठीक है, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है, तो ए एफ की जो लेंथ है वो ए डी की लेंथ के इक्वल होगी। अब ए एफ की लेंथ कितनी आई है, वो आई है 14 माइनस एक्स, और ए डी की लेंथ कितनी है, एक्स है, तो इस एक्स को उधर ले जाओ, ठीक है, दिस विल बी 2x, सो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ए डी की लेंथ है वो आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक निकल आया आपका ए डी। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी हमें, बी ई, तो x की वैल्यू हमें पता है 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो ए डी जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गया और बी ई जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसलिए लॉन्ग है, बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, सो डी ई एफ, ठीक है, ये एफ है और ये ई है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। कहता रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कैसे होता है, जैसे ये हमारा ओ डी है, दिस इज अ रेडियस, ठीक है, सो ओ डी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, राइट। तो हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, तो पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर क्रिएट हो सके, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये बेस है इसका, ए बी जो है वो बेस है, वो कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, पुट कर दो वैल्यूज़। बेस क्या था आपका ए बी और हाइट क्या है आपकी ओ डी, 1/2 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है, 2 6 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या है, एरिया है ट्रायंगल ओ ए बी का, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज स्टिच्ड बाय गोल्ड वायर, कहता है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो गोल्ड वायर से बना हो, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूज्ड रोल एक्स वाइज इन इट, द रेट ऑफ गोल्ड वाइज इन इट इज ₹1500 पर मीटर। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो गोल्ड वायर से बना हुआ है, ठीक है, तो गोल्ड वायर जो है वो इसके आसपास ही रैप की जाएगी, ठीक है, और उसकी जो रेट है गोल्ड वाइज का वो ₹1500 पर मीटर है, ठीक है, ₹1500 पर मीटर है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लूँ तो ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों साइड्स का प्लस कर दो, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज 12 प्लस 8 प्लस सी ए की लेंथ है 10, सो 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, ठीक है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें जो रेट है गोल्ड वाइज की वो कितनी गिवन है, ₹1500 पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है हमें, ₹1500, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पर हमें पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 पर मीटर था, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है वो 1500 रुपये है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हो गई, 1500 हो गई रुपीज़, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, ₹1500 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 से कट हो गया, ₹15 हो गया, ठीक है। अब हमें कितने की निकालनी है, हमें 30 सेंटीमीटर की निकालनी है, तो 30 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ₹15 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, सो दैट विल बी 450, सो 450 रुपीज़ जो है वो इसका क्या है, आंसर है, ओके। सो केस स्टडी नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलास, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके हाईवे ओवरपासेस या अंडरपासेस की बात करी गई है, और हाईवे अंडरपास जो है वो पैराबोलिक इन शेप है, दैट मीन्स ये कुछ जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उससे रिलेटेड केस स्टडी आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीरोज ऑफ एक्स इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आपको इसको मान लेना है एक पॉलिनॉमियल पी एक्स मान लो आप इसको. सो लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. आपको इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है. सिंपल है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करो. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करोगे तो 4 और 2 में आप इसको ब्रेक करोगे. माइनस का 4x प्लस का 2x. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से आप x कॉमन ले लोगे और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, है ना. सो x प्लस 2x 0 हो गई और x माइनस 4x 0 हो गई. इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो. सो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, x की वैल्यू -2 और एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 4. यानी कि इसकी 2 जीरोज है, दैट इज -2 एंड 4. ठीक है जी, राइट, -2 एंड 4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ जीरोस इज जीरोस. तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर और वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसकी 1 0 जो है वो 6 है. ठीक है, सो लेट मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इसकी 2 जीरोस है. ठीक है, राइट, तो अल्फा और बीटा 2 जीरोस है और इसकी एक जीरो जो है वो 6 है. यानी कि मान लिया कि लेट अल्फा जो है वो 6 है. ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे गिवन है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो कितना है, 0 है. ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है. अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. सो बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 6. ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनानी है. आपके पास एक 0 6 है और दूसरी 0 क्या है, -6 है. आपको इक्वेशन बनाकर बतानी है. तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. जनरल फॉर्म बनानी है हमें. एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, वो हमें ऑलरेडी गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं. पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, 6 इंटू -6 दैट इज -36. ठीक है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट. अब इसमें वैल्यूज पुट करो. एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0. ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है 36 माइनस का. सो एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये बन गई आपकी इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास. ओके, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसके और पार्ट को. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो है वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज. तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं. सो लेट मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4. इसको हम ओपन करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x प्लस 4. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. ठीक है, अब सबसे बेस्ट मेथड है चेक करने का इसकी 0 है कि नहीं है. इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, उससे पहले यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू क्या है 8 है. ठीक है, b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए, a की वैल्यू भी पुट करिए, c की वैल्यू भी पुट करिए. 16 माइनस 32. ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 16 दैट इज लेस देन 0. और डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होता है तो रियल रूट्स जो हैं वो होते ही नहीं है. ठीक है, यानी कि नो रियल रूट्स नो जीरोस. ठीक है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितनी है, कोई है ही नहीं, नो जीरोस. ओके जी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. Next is case study number 3. Your friend Veer wants to participate in a 200 meter race. ठीक है, तो 200 मीटर रेस में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है. He can currently run that distance in 51 seconds. ठीक है, तो 51 seconds में वो ये रन कर सकता है. And with each day of practice it takes 2 seconds less. ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे पे अगर उसके 51 seconds लग रहे हैं तो सेकेंड डे पे कितने लगेंगे, 49, क्योंकि 2 seconds हर दिन जो है वो लेस लग रहे हैं. He wants to do in the 31 seconds. ठीक है ना, सो 49 फिर 47 सो 45 एंड सो ऑन. और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 31 आ जाएगी. मतलब 31 सेकेंड्स लास्ट है, इतने सेकेंड्स में वो करना चाहता है. तो आपको गिवन सिचुएशन जो है वो आपको एपी की फॉर्म में लिखनी थी. तो ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो यही है, 51 49 47 45. मतलब 2 2 2 कम करते जाना है और लास्ट टर्म है इसकी 31. ठीक है, सो दिस इज द आंसर 51 49 47 45 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज 31.
ठीक है, गिवन सिचुएशन को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। ठीक है, यानी कि 51 सेकेंड से उसने स्टार्ट किया है, तो कितने दिनों में वो 31 सेकेंड्स में जो रेस है वो कंप्लीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें हमने n निकालना है, नंबर ऑफ डेज। सो ए क्या है 51 है, ठीक है, डी क्या है 49 माइनस 51 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है आपकी 31 है। ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि आपकी nth टर्म, और आपको n जो है वो इस क्वेश्चन के लिए निकालना है। ठीक है, क्लियर है। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए n इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो दिस इज 31, दिस इज 51, एन आपको निकालना है और डी क्या है आपका माइनस का 2 है। ठीक है जी, राइट। सो 31, 51 को आप इधर ले आइए। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, 31 माइनस 51 माइनस का 20, और ये माइनस 2 को आप इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 ज़ा 20, 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, सो 1 को इधर ले आइए। सो 11 डेज में, ठीक है, सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 11 डेज में वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, राइट। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन, इसी केस स्टडी का। अगर एन टर्म जो है आपको ये गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए पहले। ठीक है, सो ए 1 जब हम 1 पुट करेंगे सो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 5। ठीक है, सो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे सो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 2 टर्म्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट फिर भी आप n इज इक्वल्स टू 3 भी पुट करके देख लीजिए। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। ठीक है, तो मैंने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 2। ठीक है, तो आंसर है डी इज इक्वल्स टू 2, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसी केस स्टडी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द AP। 3 कंसेक्टिव टर्म्स है यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन देयर कॉमन डिफरेंस, देन देयर D शुड बी इक्वल। ठीक है, D शुड बी इक्वल, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म x प्लस 10 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही है ना। अगर मैं इसको मान लेती हूँ A1 टर्म, इसको A2 टर्म और इसको A3 टर्म मान लेती हूँ, सो देयरफॉर A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 10। इसको सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट ओपन करिए, x माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 2 माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 8। सो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 8 माइनस 10 माइनस 3x माइनस 18 माइनस माइनस कैंसल, x आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी नंबर 4 पे। अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। The design and the measurement has been made such that the areas of 2 bedroom and kitchen together is 95 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये डायग्राम में लेआउट पूरी गिवन है। उसने कहा कि बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 यानी कि दोनों बेडरूम्स और किचन का जो लेआउट है दैट इज 95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फ्रॉम द सिचुएशन। तो जो सिचुएशन गिवन है हमें उसमें लीनियर इक्वेशन बनाकर बतानी है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले देखते हैं एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स कितना है, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इस बेडरूम की बात करें, बेडरूम नंबर 1 की, ठीक है, फिर बेडरूम नंबर 2 की बात करेंगे। बेडरूम नंबर 1 की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 5 है, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है x है, और दिस इज इन रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ
फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम नंबर 1, तो फर्स्ट बेडरूम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5x, राइट, 5x लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो 5x क्या हो गया, मीटर हो गया, यही है ना। ऐसे ही आप बेडरूम नंबर 2 की बात करें तो एरिया ऑफ सेकंड बेडरूम भी कितना हो जाएगा, 5x मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 5 इसकी ब्रेथ है और जो x है वो इसकी लेंथ है ना। बेडरूम नंबर 2 का भी हो गया, तो एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स कितना हो गया, 5x प्लस 5x यानी कि 10x मीटर। ये क्लियर है यहाँ तक। अब किचन की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ किचन, तो किचन की तरफ चलते हैं। ये रही हमारी किचन, ठीक है, ये रही हमारी किचन। अब इसके आप देख सकते हैं कि जो आप इसकी लेंथ है वो y है और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 5 है, तो 5y हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन कितना हो गया, 5y हो गया। अब हमें एक चीज़ गिवन थी कि दोनों बेडरूम्स का और किचन का जो एरिया है वो टोटल कितना गिवन है, 95 मीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर। यही हो गया ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस वाई रह गया इज इक्वल्स टू 95, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाई 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन यहाँ पर बन सकती है, वो कैसे बन सकती है, ये देखो, ये हमें गिवन है x है, ठीक है, इतना, फिर 2 है बाथरूम, फिर ये जो किचन है वो y है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो हमें कितनी गिवन है, 15 गिवन है, यानी कि x प्लस 2 प्लस वाई जो है वो 15 के इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 13 के इक्वल है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बननी है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट मतलब अगर ये 15 है, ठीक है, अगर ये 15 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी, ठीक है। 5 प्लस 2 प्लस 5 तो ये हो गए 12, तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर ही हो जाएगी। तो आउटर बाउंड्री टोटल कर दो, 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 30 प्लस 24 यानी कि आपका 54 मीटर, ठीक है जी। ये हो गई लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ठीक है। तो हमने अभी 2 इक्वेशंस क्रिएट करी थी, दैट वाज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19 और दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। ये 2 इक्वेशंस हमने फर्स्ट पार्ट पे क्रिएट करी थी। तो हमें एरिया निकालना है ईच बेडरूम एंड किचन का, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, साइंस चेंज करूँगी, x और y कैंसिल, 2x माइनस x हो गया, x आ गया आपका 6, ठीक है। पुट इन दिस इक्वेशन, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है। हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच बेडरूम, ठीक है, ईच बेडरूम, एरिया ऑफ ईच बेडरूम तो कितना होगा 5x, ठीक है, दैट इज 5 इंटू 6 दैट इज 30 मीटर, है ना, यही हो जाएगा 30 मीटर और ये 30 मीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो 30 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है ईच बेडरूम का। और किचन का कितना हो जाएगा वो चेक करिए, तो एरिया ऑफ किचन दैट विल बी इक्वल्स टू 5y, तो 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ किचन। ओके, देन फोर्थ पार्ट में चलते हैं, एरिया ऑफ लिविंग रूम, ठीक है। तो लिविंग रूम क्या है, या ये रहा हमारा लिविंग रूम, ठीक है। अब एरिया हमें सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, लिविंग रूम का निकालना है। तो क्या होगा एरिया ऑफ लिविंग रूम, एरिया ऑफ लिविंग रूम विल बी, ठीक है। अब लिविंग रूम के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ एक बेडरूम नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। उस बेडरूम नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये रहा हमारा लिविंग रूम, ठीक है, ये हमारा लिविंग रूम है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 5 प्लस 2 7 मीटर है,
ठीक है। तो एरिया ऑफ लिविंग रूम क्या हो जाएगा, 15 उसकी लेंथ है और 7 उसकी क्या है, ब्रेड्थ है। बट इसमें से हमें ये बेडरूम नंबर 2 जो है इसका एरिया जो है वो माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 2। ठीक है, तो बेडरूम नंबर 2 का जो एरिया है वो बेडरूम नंबर 1 के साथ सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ईच बेडरूम कितना आया था, 30 मीटर स्क्वायर आया था, वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 15 इंटू 7 माइनस 30, एरिया ऑफ बेडरूम नंबर 2 कितना है, 30 है। So 15 into 7, 105 minus 30, that will be equals to 75 meter square. This will be the area of the living room. ठीक है। Next है case study number 5. A garden consists of 135 rose plants planted in certain number of columns. ठीक है। Another set of 225 marigold plants. ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास plants given है यहाँ पर, which is to be planted in the same number of columns. रीड केयरफुली द अबव पैराग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये केस स्टडी जो है वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ रोज प्लांट्स गिवन है वो कितने गिवन है, 135, और नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने गिवन है, 225। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालोगे, तो HCF लोगे आप 135 का और 225 का। ठीक है, सो 135 और 225 का आप HCF ले लोगे। तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। सो सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 5 ज़ा 15, ठीक है, फिर से 3 पे चला जाएगा 15, सो फिर से 3 पे और लास्ट में 5 पे। 225 3 पे चला जाएगा, 7 ज़ा 21, 5 ज़ा 15, फिर से 3 पे चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा, अब 5 पे जाएगा। ठीक है, सो मैंने 135 को ब्रेक किया है, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, और 225 को ब्रेक किया है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो HCF क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पर नंबर जो है वो लेना होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, और जो नंबर लेना है उसकी पावर छोटी वाली लेनी है। तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 हो गया 9 इंटू 5 की पावर 1 हो गया 5, सो 45। सो 45 नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, इन विच दे कैन बी प्लांटेड, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स कितने हैं आपके 135 और 225 आपके मैरीगोल्ड हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 360 प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इन विच दे कैन बी प्लांटेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या निकाले थे हमने 45। ठीक है, और उसमें पूछा उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उसके एक्सपोनेंट्स का हमें सम चाहिए। ठीक है, तो 45 आपका कैसे निकला था, आपका ऐसे निकला था 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1, है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। हमें इसके एक्सपोनेंट्स का क्या करना है, सम करना है। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या आ गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स विल बी 2 + 1 3। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है 45, उसके पहले प्राइम फैक्टर्स देखो, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स देखो, उनको ऐड कर दो। ठीक है, 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, हम अपने नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर निकालनी है नंबर ऑफ रोज, है ना। अब नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, ठीक है, रोज प्लांट्स की जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी होगी, 135 रोज प्लांट्स है, और 45 हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 135 डिवाइड बाय 45 ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे हम मैरीगोल्ड प्लांट्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट्स। मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने थे 225, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 45, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5। सो टोटल नंबर ऑफ
रोज कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो लास्ट केस स्टडी पे मूव करते हैं, केस स्टडी नंबर 6। ठीक है, आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली। तो ये रहा उसका हाउस और ये रहा उसका ऑफिस। ठीक है, तो हाउस टू ऑफिस सीधा जाने की बजाय ही गोज टू द बैंक फर्स्ट। ठीक है, तो बैंक जाता है वो, देन देयर टू द डॉटर स्कूल, उसकी डॉटर को स्कूल ड्रॉप करता है और फिर वो ऑफिस रीच करता है। तो सभी के जो हमें कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है। अगर हाउस जो है वो 2,4 कोऑर्डिनेट पे है और बैंक जो है वो 5,8 पे है और स्कूल 13,14 पे है और जो ऑफिस है वो 13,26 पे है एंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस में है, किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें निकाल कर बताना है जो भी ये क्वेश्चन में पूछेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस जो है हाउस और बैंक के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हाउस को हम h मान लेते हैं, ठीक है, और बैंक को हम b मान लेते हैं। तो मतलब h और b का हमें डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो हम यूज़ करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट्स x1 x2 किसी को भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x1 y1 इसको सपोज कर लेती हूँ और ये बन जाते हैं x2 y2। ठीक है, सो 5 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 + 16 √25 यानी कि 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हाउस और बैंक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, पूरा ये लिख कर आना है आपने। ओके, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक। तो डॉटर और स्कूल और बैंक के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इसको बैंक को b मान लेते हैं और स्कूल को s मान लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है bs का। ठीक है, सेम x1 - x2 मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो 13 - 5 होल स्क्वायर प्लस 14 - 8 होल स्क्वायर, 13 - 5 8 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 36, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 और 10 आ गया। ठीक है, सो BS कितना आ गया, 10 किलोमीटर। तो बैंक और डॉटर के स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर्स है। ओके जी, तो अब ये देखते जाइए कि हाउस और बैंक के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ये कितना है, 10 किलोमीटर है बैंक और डॉटर के स्कूल के बीच का। थर्ड पार्ट है, क्या डिस्टेंस है हाउस और ऑफिस के बीच का। अगर वो डायरेक्टली जाता है हाउस से ऑफिस, ठीक है, तो क्या डिस्टेंस पड़ता है। तो ये रहा हमारा हाउस और ये रहा हमारा ऑफिस। ठीक है, तो हमें HO का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सो 13 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 26 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, 13 - 2 कितना हो गया, 11 होल स्क्वायर, ये हो गया 22 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121, 22 का स्क्वायर होता है 484, प्लस करेंगे तो 605 आ जाएगा। इसका अब डायरेक्ट रूट तो है नहीं, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट 24.59 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हम कर लेते हैं 24.6 किलोमीटर। तो हाउस और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 24.6 किलोमीटर्स। ओके जी, ये इस पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। What is the total distance traveled by आयुष to reach his office। ठीक है, अगर क्योंकि वो डायरेक्टली हाउस से ऑफिस नहीं ना जाता, फिर हाउस से बैंक जाता है, तो हमें पता है कि हाउस टू बैंक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। बैंक टू डॉटर स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये हमने ऑलरेडी निकाला है। हमें सिर्फ किसका नहीं पता, स्कूल और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, तो वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो स्कूल और ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं, दैट इज 13 - 13 होल स्क्वायर प्लस 26 - 14 होल स्क्वायर, दिस इज 0 होल स्क्वायर, 26 - 14 दैट इज 12 होल स्क्वायर। ठीक है, 12 होल स्क्वायर यानी कि 144, सो ये आ गया 12 किलोमीटर। तो स्कूल और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 किलोमीटर। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड traveled by Ayush to reach his office is that is
5 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स प्लस 12 किलोमीटर, ठीक है। 5 + 10 15, 15 + 12 27 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली जाता है तो 24.6 किलोमीटर्स में पहुंच जाता है, बट अगर ऐसे घूम के जाता है तो वो 27 उसको किलोमीटर लगते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप दीज केस स्टडीज़ आर क्लियर, ठीक है, और आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँच रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।